हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें आप लोग लाए हैं क्लास 10th की मैथ के क्रैक कोर्स, जो आपको 90 दिन में कंप्लीट करने का हम लोग का प्रण है। और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड की जाए। तो एक बार फिर से चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं पर, जिसमें आपको कल अगले दिन कुछ क्लासेस बताया गया था कुछ क्वेश्चन, और उसी का एक बार फिर से देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जिसमें आपको दिए गए थे कुछ संख्याएं जो आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया गया था। उसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कुछ संख्याएं दी गए थे जैसे और 3/√8 है। इसमें से आपको पहले एक याद करना था कि इसमें भिन्न कौन कौन है। भाई भिन्न संख्याएं कौन है? भिन्न। और दूसरा परिमेय संख्याएं। तो भिन्न क्या होती है, पहले ध्यान दीजिएगा। भिन्न के लिए मैंने बताया था कि यह संख्याएं P/Q रूप की होती हैं। P/Q रूप की होती हैं। और हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कोई निगेटिव नहीं रहता। जिसमें कंडीशन है जहां पर इसका Q = 0 होना चाहिए। Q = 0 होना चाहिए, ये पूरा पहचान है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी संख्या इसमें से जिसमें कि P/Q रूप पाया जा सकता है और वो ऋणात्मक न रहे, धनात्मक रहे। और ध्यान दीजिएगा, वो अपरिमेय भी संख्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या इसमें छांटना है। तो ऐसा में देखा जाए तो इसमें 7 को बिल्कुल लिया जा सकता है भिन्न में। क्यों? क्योंकि 7/1 छुपा रहता है, इसको 1/1 कर सकते हैं हम 7 को। अगला है आपका 5/8। तो ध्यान से देखिए, तो ये भी क्या है? P/Q रूप का है और कुछ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे धन चिन्ह छुपा रहता है, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। तो ये भी भिन्नों के अंतर्गत आ सकता है। अगला क्या है? 3/5 है, तो बिल्कुल ये भी भिन्न आ सकता है। क्या और कोई आ सकता है भिन्न के अंदर? तो देखा जाए तो ये माइनस लगा हुआ है, -8/9 है। तो ये माइनस लगने के कारण, क्योंकि भिन्न की परिभाषा जब बताए थे तो कहे थे कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी भिन्न नहीं हो सकती। दूसरा ये वाला देखिए, तो इसमें ये संख्या है तो पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है, यानी अपरिमेय संख्या भी है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगला ये क्या है? अंडर रूट में 8 है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिएगा, यानी आपके पास 3 ठो भिन्न है यहाँ पर। अब परिमेय संख्याएं की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं, तो देखिए परिमेय संख्याएं में भिन्न भी आती हैं। भिन्न भी परिमेय संख्याओं का ही पार्ट होता है, अर्थात भिन्न की सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि इसको हमने बताया था कि ये P/Q रूप का होता है ये भी, लेकिन यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, यानी ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और कंडीशन वही है, नीचे वाला चीज आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बस एक चीज, पूरी संख्या वही 7/1, 5/8 और 3/5, इतना तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, मैंने कहा निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव वाला भी ले लो भाई इसके साथ, -8/9, अर्थात ये वाला भी इसमें आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या कौन होंगी भाई? तो जिसमें मैंने जैसे कि कल ही बताया आप लोगों को, अगले पिछले क्लास में बताया गया था कि जो रूट की संख्याएं हों और उसके अंदर कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जिससे वो बाहर निकल सके। जैसे 5 को बहुत कर सकते हैं, तो हम 5/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसमें इसको बाहर निकलने के लिए जोड़ा चाहिए, जोड़ा उपलब्ध ही नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये सब संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकलती, कड़ी से बाहर नहीं निकलती, वो सभी संख्याएं मैंने बताया था कि वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपका √5/2 जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। और ऐसे ही और एक संख्या है रूट में, कितना? 3/√8। 8 भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल जा सके, क्योंकि इसका भी अगर हम √8 का गुणनखंड करेंगे तो बहुत होगा, तो कितना होगा? 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर से जोड़े में आपको 2 तो मिल जाएगा। अगला जोड़ा उपलब्ध नहीं है,
अर्थात आप 2 को बाहर निकालने पर ही 2√2 प्राप्त होगा, और 2√2 प्राप्त होने पर भी 2 ये वाला पार्ट जो है अपरिमेय संख्या अभी भी रह गई। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसको या तो ऐसे रूप में लिखिए या तो ऐसे लिख सकते हैं √5/2, 3/√8 को ही लिख सकते हैं 2√2। तो यहां से भी ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भाई, वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या के लिए हमने अगले दिन ही बता दिया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हमने कहा था कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस यानी उसी में मिला लो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको भी मिला लो इसी में। यानी परिमेय हो कहीं पर चाहे अपरिमेय हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ये दोनों ही संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अर्थात इसमें ध्यान से देखा जाए तो चाहे जो भी संख्या है, चाहे ये है चाहे कोई भी, वो कहीं ना कहीं या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। सीधी बात है। तो हम सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कर सकते हैं। तो इसमें हम सारी संख्याएं उतारते वैसे जिससे जस्ट जैसा है वैसे ही उतारते जाए। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हो जाएगा आपका 7, 5/8, 3/5, -8/9, √5/2 और 3/8। ये बिल्कुल, ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आज आपको क्लास के जो आपके क्लास लेवल में आपके एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याएं जो भी होती हैं उसका गुणनखंड, जैसे कुछ संख्याओं का गुणनखंड बताया जाएगा, और गुणनखंड से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है जैसे एलसीएम, एचसीएफ, लसम हिंदी में होते हैं, वो सभी चीजें बताई जाएंगी। प्लीज कंटिन्यू। तो आपको पहले गुणनखंड बताते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कोई संख्या दी जाए, गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना या बदल देना भी कह सकते हो, लिखना या बदलना। तो जैसे हमारे पास 20 है, अब 20 को हम किसी भी 2 संख्याएं या 3 संख्याएं अलग अलग, चाहे जिस फॉर्म में जितना हमें मिल सके, उनको अगर गुणा के रूप में लिख दिया जाए। जैसे हम 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4×5 यानी 4×5। तो 4×5 लिख दिया ना, तो यह संख्या कहीं ना कहीं गुणा के रूप में बदल गया, मल्टीप्लाई के रूप में बदल गया। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, आपका गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब क्या यही गुणनखंड हो सकता है? नहीं भाई, 20 के अन्य बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे आपका कितना, 20 को आप लिख सकते हो 2×10 भी लिख सकते हो, और 20 को क्या लिख सकते हो 5×4 तो वही हो गया, 5×4 स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और क्या लिख सकते हैं आप 20 को, आप लिख सकते हैं 2×2×5। ध्यान से देखिए, 2×2×5। अब इसमें एक या तो इतना ही लिख सकते हैं, या इसमें आप 20 को लिख सकते हैं 1×2×2×5। अर्थात हर संख्या में 1 लगा सकते हैं, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ती। तो इसमें बोला जाए कि अभाज्य, ये सब गुणनखंड, वैसे तो ये सब गुणनखंड ही है 20 का, लेकिन इसमें एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड है भाई, ये अभाज्य गुणनखंड है। और हाँ, इसको भी कह सकते हैं, ये 1 लगाकर इसको भी अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा गुणनखंड जिसमें जो आने वाले फैक्टर हैं, अवयव हैं, गुणनखंड के जो टुकड़े हैं,
वो आपके कोई अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का आप जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या एक से कटती है और स्वयं से कटती है, अर्थात वो जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और बीच में कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो उसको विभाजित करे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे आपका 1 भी क्या एक अभाज्य संख्या मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है 2, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 3, 4 नहीं, 4 2 से कट जाती है। 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, 11, 13, 13 के बाद कितना 15 नहीं, 17, 19 और 21 नहीं, 23, ऐसे करके आगे जो भी संख्या है, यानी ऐसी कोई भी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, वो सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ध्यान से देखो, यानी अब हमारा अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए कि इसका गुणनखंड करते हुए इन्हीं का ही कोई पार्ट आना चाहिए। यानी कहने का मतलब या तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, वो कितनी बार मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, तो इन्हीं सब का पार्ट होना चाहिए। तो यानी हम अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें देखा जाए तो देखो 2 मिला है, इसमें अभाज्य गुणनखंड क्यों इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मिला है और कितना 5 मिला है। 2 मिला है, हालांकि 2 जगह है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 2 मिला है, बस 5 मिला है, यानी अभाज्य संख्याओं का ही ये अवयव मिले हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड है आपका। तो अभाज्य गुणनखंड को निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, मतलब एक के बाद आती है 2, तो हम सबसे पहले अगर किसी संख्या को काटने का प्रयास करते हैं तो वो कितने 2 से काटने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। अगर 2 से नहीं कटता सपोज दैट, तो आगे 3 या 4 3 या किसी अन्य संख्या से, अभाज्य संख्या से उसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड है निकालना है तो आपको पहले 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कट जाएगा, और ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या को गुणा के रूप में बदलना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि उसको सबसे अधिकतम खंडों में तोड़ना, यानी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे संख्याओं को बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे अगर हमें सपोज दैट निकालना है 60 का गुणनखंड, तो हम 60 को तो हम 2 गुणे 30 भी लिख सकते हैं, और कितना 6 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, बहुत सी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ये सब अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कितने से, 2 से। 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 30 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो ये कितना आएगा 15 आएगा, फिर 2 से कटेंगे नहीं कटेगा। तो सीधी बात है, मैंने कहा जहां ना कटे उसके बाद बढ़ा सकते हो। 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काट दिए, कितना 3 बचे 15, फिर कितना 5 से काट दिए, हो गया कंप्लीट हो गया। यानी 60 का अगर अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड किसी संख्या को गुणा के रूप में बदलना। अभाज्य गुणनखंड तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड एक डिफिनेशन लिखा दें। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, प्राइम राइट कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी संख्या को उसके अभाज्य अभाज्य अवयवों के गुणन के रूप में लिखना
मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, किसी संख्या को उसके अभाज्य अवयव, मतलब जब गुणनखंड बोलो तो वो संख्या आनी क्या चाहिए, अभाज्य अवयव आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया 20 के गुणनखंड, वैसे तो मैंने बताया 20 के गुणनखंड आपके कितना हो जाएंगे, 4 गुणे 5 भी हो सकता है, 10 गुणे 2 भी हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों भाज्य संख्या है, इसीलिए ये अभाज्य नहीं कर सकते। अभाज्य का मतलब जब भी गुणनखंड एक बार आए 10 बार आए उससे कोई मतलब नहीं है, और जो रूप मिल रहा है उसमें केवल अभाज्य संख्या आना चाहिए। जैसे इसमें 2 आया है, 5 आया है, और 2 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आपको पढ़ाया गया है पिछली कक्षाओं में, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाना चाहता हूं। वो है आपका लस और मस। लस और मस आपको पढ़ने वाले हैं। तो लस का पहले हम डिफिनीशन देखेंगे और उसका नाम। तो लस को क्या कहते हैं? लस को कहते हैं, पूरा नाम है इसका लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य बोलते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा, इसके नाम में ही सारा चीज छुपा हुआ है, सबसे छोटा। समाप शब्द होता है समान, या समा जो शब्द है, सॉरी इतना बता रहे हैं, तो समा शब्द से होता है समान, और पवर्त जो है वो इसका पूरा नाम अपवर्त्य है, अपवर्त्य मतलब समान और अपवर्त्य को मिलाते हैं तो समापवर्त्य बन जाता है। तो अब नाम में ही सबसे ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि सबसे छोटा कोई चीज ऐसा हो जो समान हो और अपवर्त्य हो, तो सीधी बात है। तो अब पहले इसी को इंग्लिश में कहते हैं, सबसे छोटा लघुत्तम को कहते हैं लोवेस्ट। समान को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, कॉमन। और अपवर्त्य को कहते हैं मल्टीपल। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, शॉर्टकट में एलसीएम। अब बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो भाई देखो, आप लघुत्तम समापवर्त्य अपवर्त्य को तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक कि आप पहले अपवर्त्य को ना समझो। अपवर्त्य क्या होता है? तो अपवर्त्य की डिफिनेशन हम लिखते हैं। अपवर्त्य का एक बार डिफिनेशन को कहते हैं मल्टीपल। अब डिफिनेशन क्या है? किसी संख्या से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं उसकी अपवर्त्य कहलाती हैं, उसकी अपवर्त्य कहलाती हैं। ध्यान से देखिए डिफिनीशन को, क्या लिखा है? किसी संख्या से विभाज्य होने वाली संख्याएं उसकी अपवर्त्य कहलाती हैं। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या हम अपने से ले लें, जैसे हम 4 ले लिए, 4 ले लिए, तो 4 से अब कह रहे हैं विभाज्य का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी पूर्णतः विभाज्य हो। यानी आप जैसे हम 4 से अगर हम किसी संख्या को भाग दें तो वो पूरा कट जाए, शेषफल 0 होना चाहिए। विभाज्य का मतलब यही होता है। जैसे हम 28 ले लें, 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधी बात है ये 7 बार में पूरा कट जाएगा, 28 ही आ जाएगा, और कितना शेषफल हो जाएगा? 0। ये पूरा कट गया भाई, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि 28 कहीं ना कहीं 4 से पूर्णतः विभाज्य है। बट अगर अभी यहीं पर हम 26 ले लिए होते या 27 ले लिए होते तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं होता। 26 हालांकि 4 से काटेंगे तो 2 से कटेगा हालांकि, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 13/2।
तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटा, तो इसको आप नहीं कह सकते कि पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब एक ही होता है कि शेषफल 0 होना चाहिए और वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए किसी संख्या से, तो उसी को कहते हैं विभाज्य होना। तो अब हम कहें 4 से कौन कौन विभाज्य हो सकती है, तो 4 से तो पहले खुद ही 4 के अपवर्त्य बोले, तो 4 के अपवर्त्य क्या हो सकते हैं, तो 4 के अपवर्त्य यानी मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 4 के अपवर्त्य पहला सबसे पहले अगर स्टार्ट बोले तो 4 खुद ही होगा, 4 का अपवर्त्य क्या होगा, खुद 4 ही होगा, 4 ही कटता है पहले। फिर इसके बाद कौन होगा, तो 8 होगा, 8 के बाद क्या 12, फिर कितना 16, 20, ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक। हाँ ये पहाड़े की तरह तो चलती है, लेकिन ये पहाड़ा नहीं है, ये कोई टेबल नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा। टेबल में आप 10 तक बस पढ़ते हो, 10 के बाद खत्म कर देते हो अपनी मतलब आगे पढ़ा बंद कर देते हो, टेबल बंद कर देते हो, बट ये आगे तक चलती रहेगी। इसका मतलब है कि आप चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो, चाहे जितना बड़ा संख्या, अगर वो 4 से कट गया भाई ना, तो वो संख्या आपका 4 का अपवर्त्य ही होगा। ध्यान देने वाली बात है कि कितनी भी बड़े, इसीलिए इस पे डॉट डॉट लिखे हैं, मतलब ये अनंत तक चल सकती है। जैसे हम लिख दिए अभी 2 5 7 8 9 2 4, अगर ये संख्या भी 4 से कट गई तो ये क्या होगी, 4 का अपवर्त्य ही होगी। और हाँ ये 4 से हालांकि कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी, 4 के अपवर्त्य है, 4 का अपवर्त्य है, तो यही सब अपवर्त्य होती हैं। तो मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो अगर वो 4 से कट रहा है या जिस संख्या से कट रहा है उसी का, अब कोई 5 से कट रहा है तो 5 का अपवर्त्य हो जाएगा, 6 का कट रहा है तो 6 के अपवर्त्य हो जाएंगे, तो बिल्कुल अपवर्त्य यही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे छोटा देखो, जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैं कहूं इस क्लास में सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो सीधी बात है 4 लोग 5 लोग जितने भी 10 लोग चाहे जितने भी लोग रहेंगे, उनमें चेक करेंगे हाइट वाइज हाइट की, अच्छा हाँ यार ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, एक नाम ले सकते हैं, जैसे अंकित नाम ले सकते हैं, किसी का कोई भी नाम हो कि ये सबसे छोटा है भाई, ये सबसे छोटा है, तो क्या करोगे, उन्हें तुलना करोगे ना। तो सीधी बात है जब सबसे छोटा शब्द लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तुलना होगा, यानी एक लोग से तुलना तो होती नहीं है, 2 या 2 से अधिक लोगों से होती है, तो यानी इसमें संख्याएं एक नहीं, सिंगल संख्या नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं 2 या 3 या 4 चाहे जितने भी संख्या रहेंगे या कम से कम 2 होनी चाहिए, तो सबसे छोटा शब्द उसी में निकालेंगे। तो इसलिए ये कम से कम 2 संख्याओं का लसा होता है, कम से कम 2 संख्याओं का, उससे चाहे जितनी भी संख्या। तो सबसे छोटा समान का मतलब दोनों उपलब्ध होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 10 रुपए है, आपके दोस्त के पास 10 रुपए है, तो वो दोनों कह सकते हैं दोनों के पास समान पैसा है, तो उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ या समान, या इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। अब अपवर्त्य की बात करते हैं, तो यानी दोनों का अपवर्त्य होना चाहिए, यानी जितनी संख्या ले रहे हो, 2 ठो है 3 ठो है, सबका अपवर्त्य होना चाहिए, तो इसके नाम में ही सारा चीज छुपा हुआ है। चलिए अब बताते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल कहाँ ले भाई, चलिए इधर ले रहे हैं, इरेज करके कुछ संख्या ले ले, जैसे हम ले लिए एक ले लिए मान लो 12, एक ले लिए हम 8, एक ले लिए मान लीजिए 16। हाँ अब ये 3 संख्या ले लिए, और मैंने कहा यार इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो अब करेंगे क्या, अब तीनों के, ये बेसिक पहला मेथड है समझने के लिए, डिफिनीशन के अनुसार इससे आप लसन निकाल सकते हो। तो 12 के अपवर्त्य निकाल लो, अपवर्त्य निकाल लो, दूसरा आपका 8 के भी अपवर्त्य निकाल लो, और तीसरा 16 के भी अपवर्त्य निकाल लो। तो भाई कितना होगा 12 का अपवर्त्य, तो 12 का अपवर्त्य होगा आपका 12 ही पहले होगा, फिर कितना 24, 36, 48, फिर कितना 60, फिर कितना 72, फिर कितना 40, ऐसे करके चलती रहेगी। अब दूसरी 8 के निकाल लो, तो 8 का क्या होगा भाई, 8 का पहला सबसे पहला अगर संख्या कोई मिलेगा तो 8 ही मिलेगा, फिर इसके बाद कितना मिलेगा 16, फिर इसके बाद कितना मिलेगा 24, फिर इसके बाद कौन मिलेगा 88, ऐसे करके चलेगा। 16 का निकालिए, 16 क्या होगा, तो 16 का खुद 16 होगा, फिर कितना 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, ये कितना होगा
80 96 ऐसे करके आगे चलते रहेगा। हाँ, अब इसमें मिला लीजिए भाई कि क्या करें कि लघुत्तम सबसे छोटा हो, समान हो और अपवर्त हो। तो भाई इसमें कौन है ऐसा जो सबका अपवर्त है? ध्यान से देखिए, 12 इसमें है तो 12 इसमें नहीं है। हाँ, इसमें 24 है, इसमें तो मिल गया, बट अगले में भी 24 मिलना चाहिए। कहा गया ना समान, सब में हो, समान उभयनिष्ठ हो, सब में हो। सीधी बात है, इसमें नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। तो भाई क्या है ऐसा जो सब में है और सबसे पहले आया है? तो ध्यान से देखिए, 48 को 36 को देखें तो 36 इसमें तो है ही नहीं। हाँ, 48 देखा जाए तो ये और अगला कहीं इसमें है, हाँ बिल्कुल है, ये आपका मिल गया। तो ये जो संख्या मिले, क्या क्या मिला? 48। तो ये है, ध्यान से देखो जाए तो 48 क्या है? सबसे छोटा है, यानी लघुत्तम है, लोएस्ट है, एल है। और इसके बाद क्या है? कॉमन है, समान है, सी भी है, मतलब अपवर्त है, मल्टीपल भी है। तो एलसीएम आपका यही 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम 48 हो जाएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हालांकि इसके आगे आपका कितना 96 भी अगला अपवर्त मिलेगा, इन सब में आगे चलकर मिलेगा, लेकिन ये उससे बड़ा होगा भाई ना, बड़ा होगा ना, बड़े को नहीं लेना है ना, सबसे छोटा, क्योंकि डिफिनेशन करा है सबसे छोटा समान अपवर्त। तो सीधी बात है, तो हम अपवर्त वही लेंगे जो सबसे छोटा हो और समान हो, तो सबसे पहले मिलने वाला। तो इसी तरीके से हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला बेसिक मेथड है, प्रारंभ में बेसिक मेथड निकालने का। अब बात करते हैं कि इसकी लघुत्तम, अब अगर लसा समझ में आ गया कि डिफिनीशन क्या कहना चाहता है, लसा हम क्या ज्ञात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लसा वह संख्या आती है जो किसी को मतलब 3-4 संख्या दिए रहे हैं, यानी दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। किसी दी गई संख्या से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो डिफिनीशन एक बार लिख लेते हैं लसा का। लसा का डिफिनीशन देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं लस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? LCM भी बोलते हैं। डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डिफिनीशन लिखना चाहे तो किसी दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे ध्यान दीजिए, दी गई संख्या, जैसे यहां पर दी गई संख्याएं ही तो है, मैंने कोई भी संख्या अपने से मान सकते हो, जैसे मैंने 8 लिया, 12 लिया और 16 लिया, यानी कितना 8, 12 और 16। तो ये दी गई संख्या ही है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी 2, 3 या 4 जो भी संख्या दी गई हो, उन सभी से विभाजित होने वाली, यानी सबसे हो, ध्यान दीजिएगा, उन सभी से विभाजित होने सबसे छोटी संख्या है, इसीलिए तो लघुत्तम लगा है। सबसे छोटी संख्या उन सबका क्या कहलाती है? लसा कहलाती है। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा। अब लसा को ज्ञात करने की जो मैथमेटिकल विधि है वो 2 होती हैं, जो आपको, अब लसा ज्ञात करने की विधि देख लो। लसा ज्ञात करने की विधि,
विधि इधर से लिखा जाएगा, विधि मेथड। तो देखिए लसागु ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि, विधि वाला, दूसरा है आपका तालिका विधि, तालिका विधि। देखिए आपका गुणनखंड विधि में, पहले यहां पर बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि, विधि में आप ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को आप आसानी से गुणनखंड के आधार पर निकाल सकते हैं। अब क्या है इसमें नियम कि जैसे 12 है तो 12 को गुणनखंड के रूप में लिख दो। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, किसी अन्य रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन पहले हम सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा आपका 12 का, फिर 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा, सॉरी साथ में लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद हम तीसरा लेते हैं 16। तो 16 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल 4 बार। देख लीजिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही होगा। अब इसमें गुणनखंड विधि में करते क्या है, पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में उपलब्ध है। अगर सब में उपलब्ध हो तो उसके सामने एक पड़ी रेखा खींच लो। और अगला भी देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य उपलब्ध है, तो भाई अन्य जगह भी उपलब्ध है ऐसा ही, तो जैसे इसमें यहाँ भी उपलब्ध है तो इसके सामने भी पड़ी रेखा खींच लो। और हाँ, इसके बाद भी चेक करो कि कोई ऐसा संख्या है जो मान लीजिए तीनों में नहीं मिल रहा है लेकिन किसी 2 में तो मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो वो भी आप पड़ी रेखा खींच लो। अब इसमें करने पर क्या करना क्या है कि जितनी पड़ी रेखा खींचिए चाहे जहां से भी, अब वो दोनों जगह 2 जगह मिले चाहे तीनों जगह मिले, वो सिंगल बन जाएगा। जब लस निकालोगे तो वो सिंगल हो जाएगा। लस निकालते समय ये सिंगल संख्या, यानी यहां से तीनों में से एक सिंगल संख्या बनाकर एक पड़ी रेखा बना दो, ताकि पता चल जाए कि ये तीनों जगह की जगह एक सिंगल संख्या होगी। अगला ये भी 3 जगह है तो ये भी सिंगल बनाकर एक नीचे पड़ी रेखा है, यानी गुणा करते जाएंगे। ध्यान देंगे कि वो चाहे जितनी बार भी है वो सिंगल हो गया, बना दो। फिर इसके बाद ये 2 देखो, ये 2 जगह है तो ये इसको भी सिंगल बना दो। और बचा कौन, बचा अभी, अब देखो सब सिंगल तो हो गए, अब बचा है 2 और 3। अब जो बचा कुछ है लास्ट में उसको भी गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, उसको भी गुणा करना है, यानी 2 बचा है, ये 2। अब इस पर पड़ी रेखा इसलिए मत दीजिए क्योंकि ये कहीं और है नहीं, उपलब्ध है नहीं, इसका जोड़ा कहीं है नहीं, तो ये सीधी सी बात है, ये सिंगल ही लिख दीजिए और लास्ट में 3 भी लिख दीजिए। अब देख लीजिए गुणा करके आंसर कितना आता है, तो ये आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यहाँ 48 आ गया ना। वही आंसर जो वहां पर भी बता रहा है कि 48 है, वही चीज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि है भाई। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से आप किसी भी 2 या 3 संख्याओं के लसा निकाल सकते हो, लसा ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी विधि बात करते हैं। तो दूसरी विधि आप लोग बचपन से सबसे पहले स्कूलों में यही बताया जाता है, तालिका विधि। तालिका विधि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आगे की क्लास में जैसे हाई स्कूल या इससे उच्च क्लासों में जाओगे तो खास करके गुणनखंड विधि को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अंगगणितीय संख्याओं के गुणनखंड नहीं पढ़ने हैं, बीजगणितीय संख्याओं के भी गुणनखंड पढ़ने होंगे बहुत से जगह पर। तो बीजगणितीय का गुणनखंड आपका तालिका विधि से अच्छा न होकर गुणनखंड विधि से अच्छा होता है, यानी आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए दोनों विधियों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और दोनों विधि को ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तालिका विधि में आप लोग, तालिका विधि में सिंपल सी है, मतलब एक तालिका बना दो, उस पर आप क्या करना है, सबसे पहले सब संख्याओं को रख दीजिए क्रम से। कौन से है, जैसे आपका 12 है, 8 है, 16 है, 2 से काटते हैं, पहले कॉमा देते रहिएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 6, 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करिए, हाँ सब कटेगा तो बिल्कुल काट दो, और यहाँ आएगा कितना 3, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4। फिर 2 से कोई कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये दोनों कटेंगे। 3 तो नहीं कटेगा, 3 उतार लीजिए वैसे ही, ये 1 और यहाँ 2। फिर कोई कटेगा 2 से, हाँ वो 2 से कटेगा, तो 3 को वैसे उतारिए, 1 कर दीजिए। अब कोई बचा कौन, 3 से काट दीजिए, सिंगल हो गया। जब सिंगल हो जाए तो समझ लो सबको गुणा कर लो। देखा जाए तो यही संख्या है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना
16, 16 3 48, यानी यहाँ से भी आपका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और रिजल्ट आएगा 48। तो देखिए ये विधि भी आपका गुणनखंड निकाल लसा ज्ञात करने की ही विधि है। इस तरीके से भी आप लसा ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अब आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिसके आधार पर आप इसी लसा को आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इरेज कर दे रहे हैं। लसा ज्ञात करने की ट्रिक। इसका मतलब है कि देखिए आगे चलकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको समय इतना नहीं रहेगा कि आप प्रॉपर तरीके से बहुत टाइम देकर आप मतलब लसा मासा या कोई भी चीज ज्ञात करनी है तो इतना टाइम नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। अभी आपके इसी क्लास में भी स्पीड चाहिए, जितना तेजी से लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये ट्रिक है मेरे हिसाब से। मैं थोड़ी सी ट्रिक को सिंपल फॉर्म में बनाने का प्रयास करूंगा। अब क्या होता है कि आप पहले ध्यान दीजिएगा कि इन संख्याओं में जिन संख्याओं को ले रहे हो, जैसे 12 ले रहे हो और कितना 8 ले रहे हो और कितना 16 ले रहे हो, इसमें आप इसको क्या करेंगे कि पहले एक चेक करिए कि इसको सबसे बड़ी संख्या कौन है ऐसी जो तीनों को काटती है। ये मत देखिए कि ये 2 से कटता है, 2 को छोड़ी, 2 तो कटता ही है। उससे बड़ी कोई है ऐसी संख्या जो इनको काट सकती है? तो देखा जाए तो वो है, हाँ 4 है। कितना है? 4। 4 से भाई काट लीजिए इसको। तो 4 से काटने पर 4 एक जगह लिख दीजिए, सिंपल सा 4 से काटिए। तो 4 से इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 3 आएगा। 4 से इसको काटेंगे 2 आएगा। 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब 2 और 4 यहां बचा। क्या 2 और 4 में भी क्या है कि 2 और 4 में भी कोई ऐसा संख्या है जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटती है? हाँ, ये 2 खुद 4 को काटता है। तो बच्चा कौन भाई? मतलब ये काट दिया इसको, तो इस अगली बड़ी संख्या को उतार लीजिए। कितना? 4। यानी 4 गुणे 4, बीच में 4 लगाते रहिएगा। यानी काटने के बाद जिस संख्या से काटे सबको, फिर उसमें भी चेक करिए कि क्या कोई संख्या कटती है एक दूसरे में। तो बड़ी संख्या को उतारिएगा, छोटी नहीं, बड़ी संख्या को उतार लीजिए और सीधा बचा कौन? 3 बचा। सीधी बात है, इसको उतार लीजिए और रिजल्ट आएगा। देखो 4 चौके 16 या 48, डायरेक्टली आ गया आपका 48 आंसर। यहां से आपको जल्दी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। बहुत ही आसान है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लो हम ले लिया 15, एक ले लिए मान लो 20, 15 20। अब इस संख्या में कह रहा है कि लसा निकालना है। अब तुम टेबल बनने जाओगे, इससे अच्छा है कि बस सिंपल देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों काटती है और बड़ी हो। तो बड़ी देखने की यहाँ जरूरत नहीं है, 5 ही दोनों को काटेगी। 5 काटेगी, 5 और 5 से काटिए इसको तो 3 आएगा। 5 से इसको काटिए 4 आएगा। इन दोनों में क्या 3 4 को काटती है? नहीं काटती है। अगर एक दूसरे में नहीं काटती संख्या है तो इसको डायरेक्टली इंटू कर दीजिए, 3 गुणे 4 और आंसर आ जाएगा आपका कितना? 5 के 15 चौका 20, 15 चौका 60, आंसर आ जाएगा 60। आप लंबी विधि से भी करके देख सकते हैं। तो सिंपल आंसर है। मतलब आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या ऐसी संख्या चुननी है कि जो सबको काटे। फिर उसको काटने के बाद भी अगर कोई आपस में करता है तो उसमें से बड़ी संख्या उठानी है। फिर जो बचा कुचा है लास्ट में एकदम जो किसी से न मैच करा उसको भी उतार लीजिए। ये है शॉर्टकट में लसा ज्ञात करने की विधि। इसमें तो कोई मैच नहीं करा था, सीधा मल्टीप्लाई कर दिए 3 और 4 का, आंसर आ गया 60। तो ऐसे करना है। यानी इससे आपको क्या पता चला कि जो संख्या आपस में नहीं काटती, जो आपस संख्या में एकदम बिल्कुल, उसी को कहते हैं सहअभाज्य। इसी को कहते हैं जो आपस में बिल्कुल एक भी मैच नहीं मिलता, यानी उसमें 2 या 3 किसी भी संख्या से वो आपस में कटती ही नहीं, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य का मतलब जैसे हम ले लिए 15 16। देखो 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, 16 का होगा कितना? 4 गुणे 4 या 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख सकते हो। तो इन सब में कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। तो ये सब संख्या क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कोई भी उसका फैक्टर एक भी मैच ना करे, उसका गुणनखंड का एक भी अवयव मैच ना करे। अगर एक भी अवयव मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सहअभाज्य संख्या है और इनका कभी भी लसा निकालते हो, लस एलसीएम
कोई भी समअभाज्य संख्या होगा तो बस उनका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। अब इतना लंबा मत निकालने जाओ कि 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली गुणा करो। 15 गुणे 16 कर दोगे, इसका लसर वही आएगा। तो 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 240, यही आएगा आंसर आपका। तो इस तरीके से आप एलसीएम को आसानी से, बहुत आसानी से, जल्दी से निकाल सकते हैं। अब देखें, अगले दिन आपको बताया जाएगा। आज का क्लासेस ओवर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए या करने के लिए दिया जाएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी एलसीएम पर हैं, गुणनखंड पर भी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज के देखने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पर क्वेश्चन है। अभाज्य, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही अभाज्य गुणनखंड बता दिया है, उस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, हालांकि कुछ मैं अभी एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको करना है, होमवर्क के लिए रहेगा। 205, चलिए कोई बात नहीं, लंबा है 205। अब चाहे जिस संख्याओं को निकाल सकते हैं, आप कोई भी विधि यूज करके निकाल सकते हैं। आंसर कमेंट में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आपको अभी इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, गुणनखंड पढ़ा है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा है, लसा का पूरा डिफिनीशन पढ़ा है कि डिफिनीशन के अनुसार बेसिक आपको मतलब टोटल 3 विधियां बताई गई हैं लसा ज्ञात करने की। एक बेसिक मेथड, एक गुणनखंड विधि और लास्ट में बताया गया तालिका विधि। मतलब 3 विधियां बताई गई। 3 विधियों में से कोई भी विधि आप यूज करके इन सब का निकाल सकते हो। बेस्ट रहेगा गुणनखंड विधि का, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्लास में आपको बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज, इसके जस्ट अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्व कराया जाएगा। ओके सर।